9 साल से हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी ने केरला स्टोरीज को भी प्रमोट किया है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से इन्होंने कश्मीर फाइल्स को प्रमोट किया था। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री गुजरात राइट्स को प्रोपेगेंडा बताकर बैन कर देने वाले हमारे मोदी जी कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी जैसी नफरत फैलाने वाली मूवीज को खुलकर प्रमोट करते हैं। लेकिन पिछले 5 सालों में गुजरात से 40,000 लड़कियों के गायब होने की खबर पर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केरला स्टोरी के बारे में। जी हाँ, वही मूवी जो कि अभी कंट्रोवर्सी का कारण बनी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि ये सच्चाई बता रही है और कुछ लोगों का ये मानना है कि ये एक प्रोपेगेंडा मूवी है। तो आज मैं अपनी वीडियो में ये आपको प्रूव कर दूंगी कि किस तरीके से केरला स्टोरी एक प्रोपेगेंडा मूवी है। कुछ भी आगे शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसकी कहानी के बारे में जान लेते हैं। ये कहानी एक हिंदू लड़की के ऊपर बेस्ड होती है जिसका नाम है शालिनी। उसकी फ्रेंड्स होती हैं, एक होती है आसिफा जो कि मुस्लिम है, दूसरी है नीमा जो कि क्रिश्चियन है और एक है गीतांजलि जो कि धर्म कर्म से हिंदू है, लेकिन उसके पिता हैं वो वामपंथी विचारधारा के हैं और वो धर्म कर्म में विश्वास नहीं करते हैं। आसिफा एक साजिश के तहत इन तीनों लड़कियों को ही अपने जाल में फंसाना चाहती है। तीनों को फंसाने में वो कामयाब नहीं हो पाती, लेकिन शालिनी को फंसाने में वो सफल हो जाती है। एक मुस्लिम लड़के के द्वारा उसको प्यार के जाल में फंसा लिया जाता है। वो लड़का उसको प्रेग्नेंट कर देता है और उसके बाद ये कहता है कि अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम्हें अपना धर्म बदलना होगा। शालिनी कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद वो लड़का उसको छोड़ देता है। उसके बाद उसकी शादी एक दूसरे मुस्लिम लड़के से कर दी जाती है और वो लड़का उसको अफगानिस्तान ले जाता है और वहाँ पर आईएसआई कैंप में उसको सेक्स स्लेव रख देता है। वहाँ से तो वो भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वो अफगानिस्तान की जेल में है। अब ये कैसे पता चलता है कि ये मूवी प्रोपेगेंडा के तहत बनाई गई है? पहला उदाहरण, इस मूवी में जितने भी मुसलमान दिखाए गए हैं वो किसी न किसी साजिश में शामिल दिखाए गए हैं। कोई भी एक सिंगल मुस्लिम भी ऐसा नहीं है जो कि साजिश में शामिल ना हो। अब आप एक बात बताइए, ये जो यति नरसिंहानंद है, ये जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं, क्या देश के और भी जितने भी साधु संत हैं वो भी इसी तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं? क्या सारे संत एक जैसे हैं? नहीं ना। ये जो साध्वी प्रज्ञा है, ये जिस तरीके से नेता होने के बाद मारकाट की भाषा का इस्तेमाल करती है, क्या सारे नेता इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? नहीं ना। ये जो सुरेश चवनके है, ये जिस तरीके से हिंदुओं को भड़काता है, हथियार उठाने की बात करता है, क्या हर पत्रकार इसी तरीके से बात करता है? नहीं ना। क्या हिंदू समुदाय में हर हिंदू बिल्कुल दूध का धुला है? क्या हिंदू समुदाय में क्रिमिनल्स नहीं होते? होते हैं ना। अब आप ही बताइए, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दे ये तो हो सकता है, लेकिन एक तालाब में सारी की सारी मछलियां ही गंदी हो ये तो नहीं हो सकता ना। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मुस्लिम समुदाय में सिर्फ सारे के सारे मुस्लिम साजिश में शामिल हो? कोई भी मुस्लिम ऐसा ना हो जो कि आम इंसान की तरह जी रहा हो? नहीं हो सकता ना। तो इससे पता चलता है कि इस मूवी में पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया गया है और उनके खिलाफ नफरत फैलाने का प्रोपेगेंडा चलाया गया है। अब एक और उदाहरण आपको बताऊंगी जिससे पता चलेगा कि ये एक प्रोपेगेंडा मूवी है और किस तरीके से हिंदू मुस्लिम का इंजेक्शन आप लोगों को लगाया जा रहा है। भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया गया है, क्योंकि टैक्स फ्री करेंगे तभी तो ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे और जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतना ही ये प्रोपेगेंडा सफल होगा। ममता बनर्जी के बंगाल में इसको बैन कर दिया गया। अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून है ना, कमाल की बात। इससे पता चलता है कि नफरत की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रोपेगेंडा मूवी बनाई गई है और कर्नाटक के चुनाव में हिंदू मुस्लिम करके फायदा मिल सके इसलिए भी इसका इस्तेमाल किया गया है। तीसरा उदाहरण ये है कि जब इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो उस समय ये दावा किया गया था कि 32,000 लड़कियों को केरला से जबरदस्ती कन्वर्ट कराकर और आईएसआई में भेज दिया गया है। उसके बाद कई संगठनों और मलयाली लोगों ने निर्माता के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना था कि अगर ये अपने इस दावे को साबित कर देते हैं तो इनको भारी भरकम रकम जो है वो इनाम में दी जाएगी। किसी ने 1 करोड़ का इनाम रखा, किसी ने 10 लाख का, तो किसी ने 11 लाख का। जब दबाव बढ़ने लगा तो निर्माता बैकफुट पर आ गए। 26 अप्रैल को ये ट्रेलर रिलीज हुआ था और 2 मई को निर्माता ने अपने ट्रेलर के नीचे डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में 32,000 का आंकड़ा हटाकर 3 कर दिया और ये कहा गया कि केरला स्टोरी केरल के अलग अलग हिस्सों की 3 युवा लड़कियों की कहानी का संकलन है। जब बात केरला हाईकोर्ट में आई तो निर्माता ने ये कहा कि वो अपने सारे प्लेटफॉर्म से ये टीजर और ट्रेलर हटा लेंगे क्योंकि इसमें 32,000 लड़कियों का दावा किया गया है।
मतलब कि जब मेकर्स के पास 32,000 लड़कियों का कोई स्ट्रॉन्ग डाटा है ही नहीं, तो उसके बाद भी इस मूवी को किस बेस पर बनाया गया और किस बेस पर इसको सत्य पर आधारित कहा गया। तो इसका क्या मतलब है? क्या इससे ये पता नहीं चलता कि जब 32,000 लड़कियों का मामला है ही नहीं, सिर्फ 3 लड़कियों का मामला है, तो फिर 32,000 लड़कियों का नाम कहाँ से आया? क्योंकि ये मूवी किसी प्रोपेगेंडा के चलते बनाई गई है। और सबसे बड़े उदाहरण है हमारे प्रधानमंत्री जी। 9 साल से हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी ने केरला स्टोरीज को भी प्रमोट किया है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से इन्होंने कश्मीर फाइल्स को प्रमोट किया था। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री गुजरात राइट्स को प्रोपेगेंडा बताकर बैन कर देने वाले हमारे मोदी जी कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी जैसी नफरत फैलाने वाली मूवीज को खुलकर प्रमोट करते हैं। उनकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। लेकिन पिछले 5 सालों में गुजरात से 40,000 लड़कियों के गायब होने की खबर पर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में 7,105 लड़कियां गायब हुई, 2017 में 7,712 लड़कियां गायब हुई, 2018 में 9,246 लड़कियां गायब हुई, 2019 में 9,268 लड़कियां गायब हुई, 2020 में 8,290 लड़कियां गायब हुई। 5 साल में कुल 41,621 लड़कियां गायब हुई। और 2021 में विधानसभा में सरकार ने भी माना कि 2019 और 20 में अहमदाबाद और वडोदरा से 4,722 महिलाएं लापता हुई। इस पर पूर्व आईएएस सुधीर सिन्हा, जो कि गुजरात राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी हैं, उनका कहना है, मैंने गुमशुदगी के कई मामलों में देखा है कि कई बार लड़कियों और महिलाओं को दूसरे राज्यों में भेज दिया जाता है, वहां उनसे जबरन वेश्यावृत्ति करवाई जाती है। पुलिस तंत्र की समस्या यह है कि वे गुमशुदगी की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, जबकि ये मामले हत्या के मामलों से भी ज्यादा गंभीर हैं। नफरती प्रोपेगेंडा पर फिल्म बनाने वाले गुजरात से गायब हुई इन 40,000 लड़कियों पर फिल्म क्यों नहीं बनाते? धरने पर जो हमारी खिलाड़ी, महिला खिलाड़ियां पहलवान बैठी हैं, उन पर फिल्म क्यों नहीं बनाते? क्या वो हिंदू नहीं है? क्या ये 40,000 लड़कियां जो गुजरात से गायब हुई हैं ये हिंदू नहीं है? केरला की लड़कियां हिंदू हैं और ये जो लड़कियां हैं ये हिंदू नहीं है, ये इस देश की बेटियां नहीं है। अफगानिस्तान में एक लड़की से वेश्यावृत्ति करवाने वाली घटना पर जिन लोगों का खून खौल उठता है, उनका 40,000 लड़कियों का दूसरे राज्य में जाकर वेश्यावृत्ति करने पर खून क्यों नहीं खोलता? वेश्यावृत्ति अगर अपने ही देश में हो तो क्या वो जायज है? क्या वो चलेगा? केरला स्टोरी पर ज्ञान देने वाले गुजरात की इस खबर पर अपने मुंह में दही क्यों जमा लेते हैं? क्यों इसके लिए उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता? जो लोग मुस्लिम को टारगेट करने वाली मूवी पर तो बोल सकते हैं, लेकिन गुजरात से 40,000 लड़कियों के गायब होने पर कुछ नहीं बोल सकते। ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। ये किसी के भी सगे नहीं हो सकते। ये सिर्फ सरकारी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने का जरिया है। बेटी बचाओ से इनको कोई मतलब नहीं है। अगर बेटी बचाओ से इनको मतलब होता तो धरने पर जो हमारी बेटियां बैठी हैं, जो देश की बेटियां बैठी हैं, उनके लिए भी ये बोल सकते। वो लड़कियां भी तो यौन शोषण के खिलाफ ही लड़ रही हैं। क्या वो लड़कियां हिंदू नहीं है? लेकिन फर्क यहाँ ये है कि जिसके ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया है वो मुसलमान नहीं है, तो यहाँ पर इनका प्रोपेगेंडा फिट नहीं बैठता। एक तो वो मुसलमान नहीं है और दूसरा वो सत्ताधारी पार्टी में शामिल है, तो उसके पास पावर है। तो ये लड़कियां हिंदू हैं भी तो कोई बात नहीं, इनको ये सब झेलना ही पड़ेगा और इनके लिए इन लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि केरला स्टोरी किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा के तहत बनाई गई है और उसका किस तरीके से राजनीति में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हमारा संविधान कहता है कि कोई भी ऐसी चीज, चाहे वो कोई भाषण हो या फिर कोई मूवी हो या कुछ भी हो जो कि नफरत फैलाता हो, उसको बैन कर देना चाहिए। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।